मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। तो चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन में बोला गया है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाता है। मतलब कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर में क्या है, तो 2 नंबर में है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। मतलब दंत विशेषज्ञ मतलब दांत के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे कि इसमें प्रतिबिंब जो होता है ना बड़ा दिखाई देता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। मतलब कि जब आवर्धन ऋणात्मक है तो वो कौन सा दर्पण होगा, तो आवर्धन जब ऋणात्मक है ना तो वो अवतल दर्पण होगा। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक। और वास्तविक हो गया तो क्या होगा, और तो वास्तविक के साथ आता है उल्टा। तो इसमें क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो हम लोग एक सूत्र याद किए हैं C बराबर 2F। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है, मतलब कि C दिया है 32 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी निकालना है। तो 32 दिया है और यहाँ पर 2 है गुना में, तो यहाँ पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 बराबर F हो जाएगा। या इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो इसमें 16 कहाँ दिया है, तो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है तो यह प्लस में होगा। तो प्लस में 16 है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। मतलब परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो परावर्तन के नियम हम लोग पढ़े हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन में है हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश कैसा उदाहरण है, किस तरंग का उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। दोस्तों ये मतलब कि इसमें एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन से 50 क्वेश्चन कराया जाएगा और इसमें से एक भी बाहर क्वेश्चन आ जाएगा आपके परीक्षा में। इसीलिए आप लोग इसमें से मतलब याद होगा तो आप लोग रिविजन कर लीजिए, अगर याद नहीं होगा तो आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आराम से याद हो जाएगा। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। एक प्रकाश का मतलब परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतन कोण वाला, परावर्तन कोण वाला। तो वही दोनों नियम हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मतलब किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में बराबर बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। जिस मतलब कि देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग अधिकतर, तो गाड़ी के मतलब कि पीछे देखने के लिए, जो गाड़ी होती है ना साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण के प्रयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि है ना मतलब कि जैसे कि पीछे का बहुत बड़ा दृश्य कैप्चर करता है। तो जैसे कि बहुत बड़ा दृश्य कैसे कैप्चर कर पाता है, तो यह मतलब कोई भी वस्तु होगा ना तो उसको छोटा छोटा करके बहुत सारा दृश्य दिखा सकता है। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण मतलब छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण बड़ा बनाता है, समतल दर्पण बराबर बनाता है। तीनों का आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो वक्रता त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं, तो सी से करते हैं। तो सी बराबर क्या होगा, तो सी बराबर 2F होता है। तो हम लोग याद किए हैं सी बराबर 2F होता है। तो यहाँ पर सी बराबर कहाँ है 2F। तो देखिए इसको एफ बराबर करना पड़ेगा। तो एफ बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2 गुना में है तो क्या हो जाएगा, तो सी के बटा में आएगा, तो सी बटा 2। और सी को आर भी कहते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आर या सी से मतलब नहीं है। तो एफ बराबर कहाँ है, तो एफ बराबर आर बटा 2 इसमें यहाँ पर है। यहाँ पर आर के जगह पर सी भी रख सकते हैं, वहाँ पर टाइपिंग आर किया गया है तो कोई बात नहीं है, आर मतलब वक्रता त्रिज्या आप लोग समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो हम लोग जो लाइट यूज करते हैं तो उसमें जो परावर्तक सतह होता है तो वो कैसा होता है, तो वो होता है उसमें जो दर्पण लगा रहता है लेंस, तो वो कौन सा होता है, तो अवतल होता है। इसका अवतल सही उत्तर आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में है
दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल होता है। लाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो अवतल किया जाता है। अवतल अवतल का एक और यूज है, हाँ, डॉक्टर मतलब कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? तो अवतल का करते हैं। 3 को आप लोग यूज याद कर लीजिएगा, इसी में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पर फुल क्वेश्चन नहीं पर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो ये किस ऑप्शन में दिया है? तो 1/f बराबर 1/u। तो 1/f यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस है, तो ये गलती हो जाएगा। 1/f बराबर में हाँ ही नहीं, तो ये गलती हो जाएगा। 1/u बराबर में ही नहीं, तो 1/f यहाँ पर भी नहीं है, तो गलती हो जाएगा। 1/f यहाँ पर डी में है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को आप लोग याद कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, किस दर्पण में, मतलब किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? मतलब कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है हमेशा? तो इसके लिए तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का उत्तल। उत्तल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन समतल में भी आभासी बनता है, मतलब कि हमेशा आभासी किस में बनता है? तो उत्तल में बनता है, तो यहाँ पर उत्तल सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर समतल में भी आभासी बनता है, तो समतल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जब दोनों दे ही दिया है, समतल और उत्तल, तो इसको दोनों एक ही ऑप्शन में है, तो इसको दोनों को क्लिक कर देंगे, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो एक तो अभी हम लोग पढ़ते हैं पढ़े हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी, और इसके आभासी के साथ साथ क्या होती है? समतल दर्पण है तो समतल है तो बराबर होगा, तो आभासी के साथ साथ बराबर है। अगर जो उत्तल होता तो क्या होता है यहाँ पर? तो अगर जो पहले आप लोग इसको ध्यान दीजिए कि समतल है तो आभासी और बराबर होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर जो उत्तल दर्पण होता तो क्या होता है? तो आभासी के साथ साथ यहाँ पर सीधा भी होता। तो उत्तल दर्पण अगर यहाँ पर समतल की जगह पर उत्तल दर्पण होता तो यहाँ पर सही उत्तर होता है आभासी और सीधा। तो ये आभासी और सीधा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर अवतल रहता तो अवतल रहता तो इसका सही उत्तर हो जाता है वास्तविक और उल्टा। तो इस तीनों को याद कर लीजिएगा। देखिए ये हम सीरीज बनाकर बता दे रहे हैं, जैसे कि एक रोग वाला याद कर लीजिएगा कि डॉक्टर अपने मतलब कि रोग दांत को देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल का प्रयोग करता है। उसके बाद दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल का होता है। और उसके बाद अवतल दर्पण का एक और उपयोग है, तो कहाँ है? तो वो टॉर्च के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 3 को याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये तीनों जो मैं अभी बताया हूँ उसको याद कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या बैक करके याद कर लीजिए उन तीनों को एक बार और से, क्योंकि ये तीनों तीन मतलब कि एक ही तरह का क्वेश्चन है और अलग अलग देखने पर कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए एक ही में याद कर लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो हम लोग इसको फार्मूला पहले लिख देंगे तो आराम से बन जाएगा। तो सी बराबर, सी थोड़ा अच्छे से लिख देंगे, सी बराबर 2f होता है। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी निकालने के तो f बराबर क्या होगा? तो c/2 होगा। f बराबर c/2। इधर जैसे गुना में है ना, तो इधर आता है तो भाग में आ जाता है, तो आप लोग ये तो समझते ही होंगे। तो f बराबर c/2। तो यहाँ पर क्या निकालना है? तो फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो यहाँ पर क्या है? तो आधी है। तो वक्रता त्रिज्या की आधी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आप लोग याद मत कीजिएगा, वो जो मतलब कि समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन वो तीन जो दिया उन्होंने, जैसे 3 क्वेश्चन अवतल वाला यूज उसका, और उसके बाद प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये वाला 3 याद कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, उसके बाद मैं बाकी क्वेश्चन समझा रहा हूँ। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस वस्तु का किस दर्पण में आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण में। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक लिख देंगे। उसके बाद और कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। और उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक और हरासित होगा। तो इसका हरासित कहाँ है? तो काल्पनिक और हरासित है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ईंट है तो ईंट एक कैसा है? तो ऑप्शन देखते हैं पहले क्या दिया है, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, प्रभासी पदार्थ है, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ। ईंट क्या है? तो अपारदर्शी पदार्थ है, ऑप्शन बी में जो दिया गया है वही सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि पारदर्शी का मतलब क्या होता है कि मतलब इस पार से उस पार हम लोग देख सकते हैं, और अपारदर्शी का मतलब होता है कि मतलब कि इस पार से उस पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। प्रभासी का मतलब होगा कि थोड़ा थोड़ा दिखे, मतलब धुंधला टाइप का। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर में बोला गया है, हमारी आंखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं होती हैं। तो हमारी आंखें जो जिस वस्तु को देख सकती हैं वो होती है
तो दीप्त होती है या प्रदीप्त होती है। तो दीप्त और प्रदीप्त दोनों को एक ही ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता है वह प्रतीत होगा। तो इसका देखिए पहले हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग अपने आप से बना देंगे। जैसे कि ये दर्पण हो गया, तो मान लीजिए कि ये दर्पण हो गया और यहाँ मतलब यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, तो यहाँ से जब यहाँ पर 3 मीटर, मान लीजिए कि 3 मीटर दूरी है, 3 मीटर दूरी पर एक आदमी खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 3 मीटर पीछे बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब इसका 3 मीटर पीछे बन रहा है, 3 मीटर पीछे बन रहा है। तो जब इधर 3 मीटर मतलब कि 3 मीटर प्रति सेकंड के चाल से जाएगा, तो फिर ये जब जाएगा इधर, तो ये भी तो इसका प्रतिबिंब भी तो इधर आएगा। तो 3 मीटर और 3 मीटर प्रति सेकंड कितना हो जाएगा, तो 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि जब ये बढ़ रहा है तो प्रतिबिंब भी बढ़ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसका 6 मीटर प्रति सेकंड कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर हो गया, 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अभी। संयुग्मी फोकस संभव है केवल, तो संयुग्मी फोकस किस में संभव है, तो संयुग्मी फोकस है अवतल दर्पण में संभव है। मतलब संयुग्मी फोकस का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये मतलब कि दर्पण हो गया, मान लिया कि कोई सा भी दर्पण हो गया ये, तो जब इधर से प्रकाश बहुत सारा आती है ना, तो जैसे कि जिस दर्पण में आकर के एक जगह मिल जाती है, यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर आकर मिल रही है प्रकाश कहीं भी इधर कहीं, तो उसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो अवतल दर्पण में ऐसा होता है, तो इसीलिए अवतल दर्पण सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो पहले हम लोग फार्मूला लिख देते हैं, सी बराबर क्या होता है, तो 2f होता है फार्मूला इसका। तो सी बराबर 2f लिख दिया, तो फोकस दूरी दिया है, तो सी और क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या यानी कि सी निकालना है। तो सी बराबर 2 गुने एफ, तो एफ का वैल्यू कितना है, तो 20 है, तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में बोला है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो उल्टा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो उल्टा बनता है अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में उल्टा बनता है, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि सीधा बन रहा है पहले, लेकिन बाद में क्या बन रहा है, दूर रखने पर तो उल्टा बन रहा है। तो इसी पर हम लोग ध्यान देंगे बाद वाले पर। तो बाद वाले पर जब उल्टा बन रहा है, तो उल्टा किस में बनता है, तो 6 गो क्वेश्चन जो दिए थे ना याद करने के लिए, उसी में से मतलब हमारा लगभग 50-60 क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे ना, उसमें से मतलब 20 क्वेश्चन तो उसी में से हो जाएगा। जैसे कि हम लोग याद किए थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यहाँ पर जब वास्तविक और उल्टा याद किए थे, तो यहाँ पर जब उल्टा की बात आ गई और वास्तविक नहीं भी दिया गया है, तो उल्टा की बात आ गई, तो हम लोग अवतल ही क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है, मतलब किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो सीधा बन रहा है, तो सीधा किस में बनता है, तो सीधा बनता है समतल में और उत्तल में बनता है। उत्तल में अधिकतर केस में उत्तल में बनता है, क्योंकि जैसे कि उत्तल में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो वास्तविक आभासी बनता है, आभासी और सीधा बनता है। और इसमें एक और खास बात है कि ये प्रतिबिंब जो बनाता है ना उत्तल, वो छोटा छोटा बनाता है। तो चलिए बाद की बात है, पहले इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि मतलब कि किसी दर्पण के सामने आप जितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बन रहा है। तो दर्पण कौन सा है, तो समतल और उत्तल दोनों हैं। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो दर्पण कौन सा है। तो मतलब कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बन रहा है, तो सीधा बन गया तो कौन सा दर्पण होगा, तो सीधा बन रहा है तो उत्तल होगा या समतल होगा, उत्तल या समतल होगा। लेकिन आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, सीधा जब प्रतिबिंब बन गया तो प्रतिबिंब उत्तल या समतल होगा, लेकिन छोटा बन रहा है, तो छोटा बन रहा है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल, क्योंकि उत्तल ही छोटा छोटा प्रतिबिंब करके बहुत दूरी कैप्चर कराता है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसको थोड़ा सा मतलब कि टाइम इस एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको डीपली में समझा रहे हैं। केवल हम इस क्वेश्चन को जैसे इस तरह से बनाते हैं, जैसे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, और उसके बाद ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं ना, तो उस तरह से बहुत जल्दी हो जाता है, बट आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ पाता।
चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं 27 नंबर को। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, मतलब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सी आप लोग याद कर लीजिएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को मतलब अवशोषित करती है, तो हम देखते हैं कि परावर्तित करती है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है कि मतलब परावर्तित करती है, इधर उधर टकराती हैं, तो इसीलिए हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो इसका 28 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है। तो 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो वास्तविक प्रतिबिंब किस में नहीं बन सकता है, तो समतल में नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किस में बनता है, तो अभी हमेशा बनता है अवतल में। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल में बनता है, हम लोग याद कर लिए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, तो अवतल दर्पण की फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद कहाँ मिलती हैं, तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे कि ये मान लिया कि ये दर्पण हो गया, मान लिया कि ये दर्पण हो गया, यहाँ पर फोकस है। तो फोकस से जब चलती हैं वस्तुएं ना, तो यहाँ से टकरा करके फिर यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर रहती हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना हो जाएगा। तो चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। ये मान लीजिए कि दर्पण है, दर्पण चलिए इस तरह से बना ले रहे हैं, समझने में आसानी होगी। ये मतलब कि इसका मतलब बीच का आमने सामने की बिंदु है। ये इधर से मतलब कि आ रही है, तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना रही है, तो 60 डिग्री का 60 डिग्री कोण बना रही है। जैसे देखिए हम लोग ये इस तरह से एक लाइन खींचकर पहले समझ ले रहे हैं। जैसे इस तरह का कोई भी डायग्राम हो ना, तो जैसे कि ये जब 90 डिग्री को हो तो बीच में, और तो यहाँ पर अगर ये वाला जो कोण बनता है ना, तो कितना बनता है, तो वो बनता है 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री का बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर समझना है। तो देखिए जैसे कि ये आपतन वाला है, तो ये परावर्तन वाला है। तो यहाँ पर इस पूरा मिला करके कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर 60 वाला इधर बन गया है, तो इधर क्या बनेगा, तो इधर 30 वाला बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपतन वाला है, तो ये इधर 30 बन रहा है, तो 30 वाला ये परावर्तन वाला है। तो परावर्तन कितना हो जाएगा, तो परावर्तन कोण बनेगा 30। तो इसका 30 सही उत्तर हो जाएगा। या इसको मतलब कि इतना तामझाम नहीं करना है। जैसे कि आपतन कोण 60 दिया है, तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, तो 90 - 60 कर देंगे। 90 - 60 बराबर 30 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक तो नहीं बनता है, आभासी बनता है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा, आभासी बनता है। आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। अगला क्वेश्चन है, और सीधा भी बनता है समतल दर्पण से प्रतिबिंब। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आभासी है, सीधा है तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा है वक्रता केंद्र पर, तीसरा है वक्रता केंद्र से मतलब कि पर है, मतलब दूर, और चौथा ऑप्शन क्या है, तो चौथा ऑप्शन में दिया गया है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनना चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन है। तो 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। तो हम लोग अवतल में याद किए थे, अवतल में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अवतल में बनता है वास्तविक तथा उल्टा। तो यहाँ पर वास्तविक पूछा है, तो वास्तविक अवतल में ही होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है जो वो सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। तो यहाँ पर सीधा दिया है, तो केवल सीधा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो अवतल दर्पण में आवर्धित
देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आवर्धित काल्पनिक अवतल है तो अवतल में तो हमेशा बनता है वास्तविक, लेकिन जब आवर्धित काल्पनिक बनाना हो तो वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, तो वस्तु को रखना पड़ेगा फोकस के अंदर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि फोकस के अंदर रखना पड़ेगा, तभी हम लोग का बन पाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, तो 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्राप्त प्रतिबिंब कौन सा होगा। देखिए जब आवर्धन ऋणात्मक हो गया तो आवर्धन धनात्मक होगा तो कौन सा दर्पण होगा, तो उत्तल होगा। तो जब ऋणात्मक दिया है तो कौन सा दर्पण होगा, तो अवतल होगा। तो हम लोग पहले मतलब कि देखिए क्या दिया है, अब क्वेश्चन का ध्यान से पढ़िए। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान में आना चाहिए कि जब आवर्धन ऋणात्मक है तो कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण हम लोग लिख लिए। उसके बाद तो प्राप्त प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो अवतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो वास्तविक लिख दिया और उल्टा लिख दिए। तो वास्तविक और उल्टा देखिए इसमें दिया उल्टा, केवल सीधा दिया है, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, इनमें सभी गलत हैं, तो ये तो नहीं होगा। मतलब कि तो चलिए वास्तविक और उल्टा नहीं दिया तो केवल उल्टा दिया है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर कर देंगे हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, तो पहला ऑप्शन है साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, तो पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस का, दूसरा है अवतल लेंस का, तीसरा है दोनों का, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेंस हैं, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे किस तरह का ऑप्शन दे दिएगा ना परीक्षा में, तो आप लोग क्लिक करके आ जाएंगे उत्तल लेंस, लेकिन जैसे कि हम लोग का साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग होता है वो लेंस थोड़े होता है, वो तो दर्पण होता है। तो यहाँ पर अगर दिया होता है कि उत्तल दर्पण, तब हम लोग का सही होता है, उत्तल दर्पण दिया होता है वहाँ पर तो सही होता है, इसीलिए नहीं दिया है। तो हम लोग इनमें से कोई नहीं क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों ये जो टाइपिंग मास्टर है वो भी गलत क्लिक कर दिए हैं, मतलब कि वो भी उत्तल लेंस के मतलब कि ध्यान में मार दिए हैं, दर्पण के भक में इसको उत्तल लेंस कर दिए हैं क्लिक, लेकिन ये गलती हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब साइड मिरर के रूप में देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और देखिए अब 3 गो वो क्वेश्चन पहले वाला रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, मतलब हजामती दर्पण कौन सा है, तो हजामती दर्पण है अवतल। उसके बाद टॉर्च में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल। टॉर्च में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल। उसके बाद और कहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, तो हाँ डॉक्टर में होता है। डॉक्टर मतलब डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो 3 को आप लोग याद रखिएगा किसी भी हाल में। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन में है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। और देखिए हाँ ये मैं भूल गया था ये बताना, जैसे कि सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब 4 हो गया, चारों को याद कर लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, मतलब कि टॉर्च में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो टॉर्च में हम लोग पढ़ लिए कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें अधिकतम केस में किस तरह गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें सीधा चलती हैं, मतलब कि टेढ़ा बहुत कम चलती हैं। जैसे कि यहाँ से टकराएगी तो फिर इधर से सीधे ही जाएगी, और टेढ़ा चलने की बहुत कम। यहाँ पर दीवार है तो दीवार से टकरा के फिर इधर जाएगी तो सीधे जाएगी, तो इसीलिए प्रकाश की किरणें गमन करती हैं तो सीधी रेखा में। तो इसका ऑप्शन सी ये सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 44 नंबर में है। 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो सीधा होता है। हम लोग पढ़ लिए जैसे कि उत्तल का, जब लोग हम लोग केस पढ़ रहे थे उत्तल के बारे में, तो उत्तल में हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तल प्रतिबिंब बनाता है काल्पनिक, और काल्पनिक के साथ साथ हम लोग क्या पढ़े हैं, तो काल्पनिक के साथ हम लोग पढ़े काल्पनिक तथा सीधा बनाता है। देखिए काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा रहता है, तो देखिए यहाँ पर काल्पनिक है तो इसके साथ कौन सा होगा, तो सीधा होगा। और अगर जो वास्तविक होता तो क्या होता, तो उल्टा होता, यहाँ पर ऑप्शन सी। लेकिन काल्पनिक है तो हम लोग सीधा क्लिक करेंगे। 44 हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन है, तो 45 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, तो 1 के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती है, तो अपसारित हो जाती है, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है कि नहीं होता है, तो गोलीय दर्पण का ही उदाहरण है उत्तल और अवतल, इसमें परावर्तन का नियम का पालन होता है, तो इसमें गोलीय दर्पण में भी होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, तो 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किस के सापेक्ष मापते हैं, तो गोलीय दर्पण में दूरियों को किस में मापते हैं, तो पहला ऑप्शन है ध्रुवों के, दूसरा ऑप्शन है फोकस के, तीसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र के, और चौथा ऑप्शन है किसी भी नियत बिंदु के
किसी भी नियत बिंदु के सापेक्ष मापते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव के सापेक्ष हम लोग मापते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा ध्रुवों के सापेक्ष मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो मतलब अनंत पर स्थित है तो इसीलिए इसका आवर्धन होगा m बराबर 0। अनंत पर है इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनंत दिया होगा तभी आप लोग m बराबर 0 मतलब आवर्धन 0 कीजिएगा। तो यहाँ पर अनंत दिया है तो इसीलिए हम लोग आवर्धन 0 कर दिए। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कहाँ क्या लगा रहता है? तो उत्तल लेंस लगा रहता है। जानते हैं आप लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन जो गलत हुआ था उत्तल लेंस वाला, तो वो वाला नहीं होगा, मतलब उत्तल लेंस नहीं होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही टाइपिंग हुआ है उत्तल दर्पण। यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया है ऑप्शन बी। अब बी में क्या है? तो उत्तल दर्पण है, देखिएगा यहाँ पर दिया है उत्तल दर्पण। चलिए आप लोग को अब संतुष्टि हो गई होगी कि हाँ मतलब कि गाड़ी के सामने जो देखने वाला दर्पण होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है। तो 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी मतलब काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को किस स्थिति में रखा जाता है? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तभी ऐसा प्रतिबिंब बन पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक अवतल दर्पण जब एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा आभासिक यानी कि काल्पनिक और बड़ा होगा। तो अवतल दर्पण है तो अवतल में तो काल्पनिक होता ही है, अवतल में तो मतलब काल्पनिक नहीं होता है। लेकिन देखिए जो क्या रखा है, फोकस और ध्रुव के बीच जब रखा जाता है ना तो इसी केस में हम लोग का जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा होता है। जैसे कि नहीं तो सभी केस में मतलब प्रतिबिंब कैसा होता है अवतल का? तो वास्तविक और उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर क्या रखा दिया गया है क्वेश्चन में, ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरह का है। आभासी मतलब अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा? तो इसको दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तभी बनेगा। और यहाँ पर जब दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा है तो कैसा बनेगा? तो आभासी और काल्पनिक बनेगा। तो इसी केस में केवल बनता है आभासी, लेकिन सभी केस में अवतल दर्पण बनता है वास्तविक और उल्टा। 53 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, चलिए फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, C बराबर 2f। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम लोग एक साइड कर लेंगे, f बराबर C/2। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 53 हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु के फोकस पर बनता है? तो ये अनंत पर स्थित होने पर ऐसा केस होता है। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर में बोला गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकती है? तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अवतल हो जाएगा कि उत्तल हो जाएगा? अवतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण होगा कि ए और बी दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ये तो क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं कि इसका अवतल दर्पण में सभी जो किरणें हैं ना वो एक साथ मिल जाती है, यहाँ करके किसी भी मतलब कि स्थान पर एक साथ मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पर मिल रही है इसी तरह से। 55 हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा जब बोल दिया तो उत्तल हो जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब बोल दिया है तो आभासी भी उत्तल में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो समतल और उत्तल दोनों से प्राप्त किया जाता है, लेकिन अवतल से भी प्राप्त किया जा सकता है। देखिए हम लोग तो समतल के बारे में जानते हैं कि आभासी किया जाता है प्राप्त, इससे उत्तल से भी प्राप्त किया जाता है, लेकिन केवल अवतल से नहीं हो जाएगा। मतलब केवल अवतल से भी प्राप्त किया जा सकता है लेकिन हमेशा अवतल से नहीं होगा। तो केवल वाला तो कोई भी सही नहीं होगा, मतलब कि तो समतल भी हो सकते हैं उत्तल भी हो सकते हैं। अवतल कब होगा? तो अवतल तभी होगा जब हम लोग एक केस पढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में कि जैसे कि फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं ना, तभी हम लोग का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण भी सही हो जाएगा एक केस के लिए। चलिए इसके तीनों सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन का कोण होता है? तो परावर्तन का कोण कितना कैसा होता है? तो आपतित किरण और
दर्पण की सतह के बीच का कोण कहलाता है। या आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है। मतलब आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के, मतलब ये बोल रहा है ना कि ये आपतित अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया, तो परावर्तन का कोण किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं। तो इससे तो नहीं कहते हम लोग, इधर जो बनता है ना तो उसे कहते हैं। तो ये वाला नहीं हो जाएगा। अस्सी में दिया है परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण कहलाता है। तो परावर्तित किरण ये वाला बोला है, परावर्तित किरण और दर्पण का सतह ये हो जाएगा। तो इधर का ये बोल रहा है, इधर का तो नहीं होगा। इसमें जो बोलेगा ना मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण बनता है, तब सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए डी में देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है परावर्तित किरण, तो चलिए इस तरह से बना रही है, अभिलंब हो गया, परावर्तित किरण हो गया ये वाला, और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब, और इसमें जब बोल दिया तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये 10वीं का 10th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था फिजिक्स का, और चैप्टर क्या नाम था, तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ाई हो गया, और अब अगला चैप्टर आएगा अपवर्तन। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।